हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा वायरल सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का जो ये वायरल पेपर है, यदि आप इसको तैयार करके जाओगे अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 देने के लिए, तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। कुछ निर्देश दिए रहेंगे जिनका पालन आपको करना है। नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और यहाँ पर अगला है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर देना है। यानी ओएमआर सीट में आपको इन प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। जो खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का होगा खंड आ। चलिए, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना आप सभी को। ध्यान देना, यदि आपने ओएमआर सीट में गोला भर दिया, उसके बाद आपको इस तरह से उसे काटना नहीं है और ना ही उसे इरेजर से खुरचना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना। कुछ नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और वर्णनात्मक सेकंड, 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे तथा 2 प्रश्न होंगे मानचित्र से भी संबंधित। क्लियर। चलिए, अगला निर्देश है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग से जो है प्रश्न करने को मिलेगा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये वह प्रश्न हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं और आएंगे भी। जी मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश यहाँ पर है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, यानी दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर, यानी सही विकल्प चुनकर उसे ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1815 ईस्वी में। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, क्या एक जानवर था या एक बीमारी। तो डी वाला राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम क्या था, रिंडर पेस्ट।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से यह कथन किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन है सी वाला ऑप्शन सही होगा, मैटरनिख का। प्रश्न संख्या 5 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो कि विश्व में आई थी, ये हुआ था सन 1929 ईस्वी में, और ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था? यहाँ पर 4 विकल्प हैं और इन विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं और जैवीय संसाधन वह होते हैं जो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, पशु जीवित अवस्था में होता है, मछलियां भी जीवित अवस्था में पाई जाती हैं, पौधे भी जीवित होते हैं। अजैवी यानी निर्जीव क्या है? डी वाला ऑप्शन सही होगा, चट्टाने। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना दिए गए विकल्पों में से किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन होगा, प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है क्या? हरा सोना। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो इनमें से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? दिए गए विकल्पों में से सभी कौन सा है खनिज जो आधारभूत माना जाता है? चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या है? आधारभूत खनिज है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होता है? राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, समुद्री मार्ग से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? निम्नलिखित देशों में यानी कौन सा देश ऐसा है जहां पर संघात्मक शासन नहीं है? विकल्प ध्यान देना, भारत, बेल्जियम और श्रीलंका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है बी वाला ऑप्शन, हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हमारा अभिप्राय क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से लोकतंत्र से संबंधित सभी हैं, यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास के निर्धारित करने का आधार क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षण का स्तर, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या इनमें से सभी। तो राइट आंसर भी डी वाला ही होगा।
चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र है या फिर तृतीयक क्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें, भारत में करेंसी यानी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में करेंसी या नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, 1935 ईस्वी में हुई थी इस बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1935 में। अगला है प्रश्न बैंक ऑफ यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न अगला है ये वाला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब, 1 जनवरी 1995 में। चलिए ध्यान देना, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम दिए गए विकल्पों में से कब बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, साथ ही साथ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। तो 1986 में बना था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। चलिए ध्यान दें, अब इसके बाद खंड बा। अब खंड बा में जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। आप देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसी वायरल मॉडल पेपर के हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। चलिए जो पहला जो यहाँ पर प्रश्न है 2026 में बिल्कुल 100% तय है कि ये जरूर आएगा। प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका कारण क्या था। तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। उत्तर संख्या 1 खंड बा, चलिए ध्यान दें, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी, यानी फ्रांस की आर्थिक स्थिति ही फ्रांस की क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया और इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार जरूर कर लेना इसका उत्तर। चलिए ध्यान देना, आपको ध्यान देना है अगला अथवा में भी एक प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 1 का जो अथवा है यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। पहला कारण ये था भारत छोड़ो आंदोलन का पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझ पाना। और तीसरा कारण ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस
से वर्तमान में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। और चौथा था कारण द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। तो ये कारण थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है वैश्विक मंदी 1929 का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है इस तरीके से। यहां पर ध्यान दें, वैश्विक मंदी, यहां पर मंदी होगा। वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित किया। एक ओर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा और 1931 में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 2 का अथवा। प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्राप्त होते हों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है प्राकृतिक संसाधन, ये क्या है? पानी है, वायु है, मृदा, भूमि, वन और जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, इसका कोई खर्चा नहीं लगता। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय तथा इसका उपयोग तकनीकी ज्ञान एवं मानव श्रम के महत्व से ही संभव है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क हैं, अर्थात मानव इसके लिए प्रकृति को कुछ नहीं देता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 है। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर या उत्तर संख्या 3। कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार से हैं। पहली समस्या बढ़ती जनसंख्या। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है और भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। चलिए ध्यान दें। दूसरा है भूमि के आवासन की। तो भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बढ़ते भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्र में कमी आई है। चलिए तीसरा है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए गए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है, यानी इन्हीं के कारण मिट्टी अधिक बंजर हुई है। चलिए ध्यान दें, ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अथवा में है। खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। तो उत्तर संख्या 3 अथवा कैसे लिखेंगे आप लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्धि खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, किंतु यह अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से कुशल जन्म परिचारिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ और नवजात दोनों की मृत्यु दर में कमी करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दूसरा, विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशु की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 4 का अथवा जो है ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर संख्या 4 का अथवा विदेशी व्यापार का अर्थ। विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत के विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं। तो विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है और भारत का जो विदेशी व्यापार है उसे अनुकूल बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार से हैं। पहला है, सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरा है, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। अगला है, सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का उपयोग कम करके उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा है, लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। यहाँ पर जो प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर। उत्तर संख्या 5, जर्मन के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार से हैं। पहला चरण, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा चरण है संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। तो संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा चरण, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी।
चौथा है राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। और पांचवा है यहाँ पर उदारवादी विचारधारा का उद्भव। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राष्ट्रशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। छठा है भूस्वामियों का समर्थन। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया जर्मनी के लोगों का। सातवां है प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। आठवां चरण है मेरे प्यारे बच्चों, प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। यानी जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को जाता है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रशा से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। अगला चरण है इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और अगला चरण है इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। प्रश्न अगला है यहाँ पर 5 का अथवा। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 5 अथवा का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। देश की ज्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न चावल है। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा करों का प्रयोग किया जाता है। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, संघवाद क्या है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। उत्तर संख्या 6 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। तो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है।
केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। कठोर संविधान हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करके करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। अगला है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अगली विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगली विशेषता, राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। इसके अंतर्गत क्या लिखना है? सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो इस तरह से आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7। ये प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पर एक और प्रश्न है, अथवा मैं इसका भी उत्तर आप लोग समझ लो। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो उत्तर संख्या 6 अथवा आप लिखोगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध सरकार का या शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके काम काज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में उसके अधिकारों का या उसके नियमों का यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। चलिए अगली विशेषता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं।
यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और यह जो चुनाव होते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण पूछा जाए या मृदा अपरदन कहा जाए, अपरदन, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है बांध का निर्माण करके। नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है और इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का अथवा। कह रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा। 7 अथवा का उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। पहला है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। दूसरा, उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान भी नहीं किया जाता। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। चौथा, सामान्यतः संगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है तथा जब कार्य अधिक नहीं होता है तो नियोक्ता श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर है ये प्रश्न संख्या 8 मेरे प्यारे बच्चों। विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग? तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 यानी उत्तर संख्या 8 कैसे लिखना है आपको। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है।
विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है उदारवादीकरण। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने, यहाँ पर ध्यान दें, उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण, यहाँ से है, उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें निवेश की अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूरसंचार सुविधाओं को विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से हमें इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात भी कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। तो उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण ने व्यापार एवं निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण के प्रक्रिया को सुनाने में सहायता की है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। उसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो हैं यहाँ पर, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 का अथवा उपभोक्ता के अधिकारों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर संख्या 8 का अथवा उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, सुनवाई का अधिकार। तो पहला अधिकार क्या है? सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मंगाने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। दूसरा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस पर जानकारी का प्रयोग कर सके। तीसरा अधिकार है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। तो हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं
एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। चौथा अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। पांचवा है सूचना का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खड़ी और जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। छठा है सूचना का अधिकार। तो हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छानुसार चीज का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर देखा है आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। तो मानचित्र से संबंधित प्रश्न 9A है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दोनों में 5-5 प्रश्न हैं मानचित्र पर आधारित। कुल 10 नंबर के आएंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।